गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इवोल्यूशन पे है। और इवोल्यूशन को उद्विकास को प्रकट करने के लिए या ये समझाने के लिए कि उद्विकास की प्रक्रिया हुई है और ये क्रमगत बहुत धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, इसको प्रकट करने के लिए कुछ हम एविडेंसेस पढ़ेंगे। ये टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर के लिए है। इवोल्यूशन की जो प्रक्रिया है, जब पृथ्वी पे लाइफ का ओरिजिन हुआ तभी से स्टार्ट हो गया था और धीरे धीरे बहुत प्रिमिटिव टाइप के एक कोशिकीय जीव से धीरे धीरे कोशिकीय स्तर और उत्तक अंग स्तर व ऑर्गन सिस्टम लेवल के ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ है। और जो जीव पर्यावरण में नेचुरल सिलेक्शन द्वारा सिलेक्ट नहीं हो पाए वो एक्सटेंड हो चुके हैं। और आज जो जीव हमें प्राप्त होते हैं वो पूर्व के जीवों में कुछ प्रकार के एडेप्टेशन के फलस्वरूप प्राप्त हुए हैं, जिनमें लगातार क्रमोगत परिवर्तन होते रहेंगे और वो अपने इन्वायरमेंट के साथ सूटेबल होंगे तो ही जीवित रह पाएंगे, अदरवाइज वो विलुप्त हो जाएगी जातियाँ। यहाँ सबसे पहला एविडेंस फॉसिल्स रिकॉर्ड का है। फॉसिल्स रिकॉर्ड जो है वो एक इम्प्रिंटिंग होती है किसी भी जीव की। जब वो मृत हो जाता है तो चट्टानों पर ये कुछ प्रकार की विशेष चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, जिनमें क्योंकि मिट्टी की जो परत होती है पानी के साथ मिलकर कुछ लेयर्स बनती रहती है और उन लेयर्स पे जो इम्प्रेशन होता है किसी भी जीव का वो उसके सॉलिड पार्ट का होता है। और जब उसको सेपरेट किया जाता है तो हम उस जीव की स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकते हैं। ये प्रिजर्व्ड होता है सेडिमेंट्स पे और लेयर्स में उपस्थित होता है, जिसको कि बहुत ही सावधानी से हटाया जाता है। फॉसिल्स इज इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ रॉक showed evidences of gradual change over a time। जो फॉसिल्स की अध्ययन किया जाता है क्योंकि दुनिया भर में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न क्षेत्रों पे विभिन्न प्रकार की फॉसिल्स मिलती हैं और अभी भी हमेशा उन पर जो स्टडीज़ की जाती है उससे हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि जो रॉक्स हैं उनकी एज रेडियो एक्टिव तत्व के द्वारा एज ज्ञात की जा सकती है कि वो कितना वर्ष पुराना है। जैसे कि इस चित्र में डिनोट हो रहा है, ये एक रॉक है। वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स में अलग अलग प्रकार के पदार्थ मिलते हैं, तो इसमें जो लेयर्स है जब उसको खुदाई की जाती है तो उनमें जो लेयर्स होती हैं उसकी लेयर्स की रेडियो एक्टिव पदार्थ की जांच करने पर उम्र पता चलती है और जो इम्प्रेशन प्राप्त होता है उसकी भी एज पता चलती है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई जो जीव है कितने समय पूर्व इस पृथ्वी पर उद्भव हुआ था या उसका इस पृथ्वी पर जन्म हुआ था। जैसे यहाँ मिलियन ईयर्स अगो में टाइम पीरियड यहाँ लिखा हुआ है। ये ह्यूमन का स्कल है जो कि 2 मिलियन ईयर्स अगो का था और ये उससे पहले के जो जीव हैं उनके बारे में बताया है। ये कुछ इम्प्रेशन है फॉसिल्स जो कि किस प्रकार के दिखाई देते हैं, इसको हम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल रिकॉर्ड है। ये जेलीफिश का है। इन सभी रिकॉर्डों को बहुत ही अच्छी तरह संभाल के सहेज के रखा जाता है ताकि कोई भी जो वैज्ञानिक इन पर स्टडी करना चाहे वो कर सकते हैं। फॉसिल एविडेंस जो होते हैं, फॉसिल्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सभी जगह, क्योंकि जो जीव जहाँ है वो जब मृत होगा तो कहीं ना कहीं तो होगा। इतने कॉन्टिनेंटल हैं हमारे द्वीप हैं, तो वहाँ पर जो पाए जाने वाले समय का आकलन किया जा सकता है बहुत ही आसानी से, जिससे पता लग सकता है और उनको उस ऑर्डर में अरेंज किया जाता है जिस प्रकार से जिस ऑर्डर में वो प्राप्त होते हैं। और उनकी एज भी डिपेंड करता है रेडियो एक्टिव तत्व से किस प्रकार से ज्ञात की गई है। और
जो बहुत क्लोजली रिसेंट फॉसिल्स मोस्ट क्लोजली रिजेंबल मॉडर्न ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, जो अभी रिसेंट फॉसिल्स मिलेंगे वो अभी जो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म है उनसे बहुत रिजेंबल करेंगे, एक मतलब उनसे समानता दिखाई देगी उनमें। टेक्सोनॉमी सेकंड एविडेंस है हमारा टेक्सोनॉमी, क्योंकि जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो क्लासिफिकेशन में जितने भी एनिमल्स प्लांट्स या जो भी जीव होता है हम उसको एक हायरार्की क्लासिफिकेशन में अरेंज करते हैं, जिसमें नीचे से लेके ऊपर तक हम जाते हैं। लीनियस द्वारा भी ऐसा ही किया था, सिमिलर और डिसिमिलर जो एनिमल्स थे उनको अलग अलग रखा और उनको उसी ग्रुप में डिवाइड करके अरेंज किया गया, जैसे बियर्स विथ बियर, बीज विथ अदर बीज। तो इस प्रकार से टेक्सोनॉमिकली उनको जब अरेंज किया जाता है तो ये एक क्रम में व्यवस्थित रहती हैं। जो बहुत कम इवोल्यूशन हुआ है या जो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की हैं उनको सबसे लोअर प्लेस में, और जो बहुत हाईली एडवांस्ड होते हैं उनको अपर पोजीशन में रखा जाता है। A family tree can be made implying descents। एक इसी को मद्देनज़र रख के एक फैमिली ट्री मेड बनाया जा सकता है, जिसमें इवोल्यूशन को प्रदर्शित करने का सबसे आसान तरीका होता है। यहाँ कुछ रिलेटिव स्पीसीज़ है, जब हम इनको देखेंगे ये एक ही जाति के मेंबर्स हैं, जिसको कि उर्सस कहा जाता है। ये भालू जो है, अगर इसको अलग अलग क्षेत्रों में देखा जाए तो इनका कलर, ये इनकी अपीयरेंस, शेप, साइज़ सब डिफरेंट है। उनसे ऐसा लग रहा है देखने पर कि ये कोई अलग अलग जीव हैं। बाकी एक ही स्पीसीज़ के मेंबर होने के बावजूद अलग अलग लोकेशन पे रहने से इनमें प्राय आकारिकी में परिवर्तन हो गया है। इसी तरह से ये अलग अलग स्पीसीज़ हैं जिसमें वुल्फ, डॉग और फॉक्स हैं, लेकिन मे बी इनके जो एंसेस्टर हैं वो सेम हो, जिसकी वजह से इनकी जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती है। एंसेस्ट्रल कैनाइन लाइक स्पीसीज़, इनका एक ही एंसेस्टर होगा, इस वजह से ये इस प्रकार से दिखाई देते हैं, सेम दिखाई देते हैं। यहाँ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। जब जो जायगोट होता है उसमें क्लीवेज और मोरूला, प्लास्टुला, गैस्टुला के पश्चात ये कुछ अवस्थाएं आती हैं। तो इनको जब अध्ययन किया जाता है तो दिखने में ये सब समान है, एक जैसा डेवलपमेंट होता है। तो इससे ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि प्रत्येक जो जीव होता है अपने विकास के क्रम में अपने जो पूर्वज होता है उनको प्रदर्शित करता है या उनको अपने डेवलपिंग स्टेज में दिखाई देता है। जैसे ये जो ह्यूमन का एम्ब्रियो है ये बिल्कुल भी ह्यूमन जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इनका जो डेवलपमेंट है या ये जिसका डेवलपिंग स्टेज में है ये अपने जो पूर्वज हैं उनके समान दिखाई देते हैं, और इस स्टेज पे अगर इनको हटा दिया जाए, अलग रख दिया जाए, तो हम पहचान नहीं सकते कौन सा ह्यूमन का है, कौन सा चिकन का है, कौन सा लिजर्ड का है, सब समान दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है कंपैरेटिव एनाटॉमी। साइंटिस्ट नोटिस एनिमल्स विद बैकबोन हैड सिमिलर बोन स्ट्रक्चर मे डिफर इन फॉर्म और फंक्शन। जो एनिमल्स के बैकबोन होते हैं उनके जो लिम्स होते हैं, हाथ और पैरों की हड्डियाँ बिल्कुल समान होती है, लेकिन उनके जो फंक्शन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि लिम्ब बोन डेवलप इन सिमिलर पैटर्न, जो हाथ और पैरों की जो बोन्स होती है वो सिमिलर पैटर्न पे डेवलप होती है, उनके काम थोड़े अलग होते हैं। स्ट्रक्चर्स दैट हैड डिफरेंट मेच्योर फॉर्म्स बट डेवलप फ्रॉम द सेम एम्ब्रियोनिक टिश्यू। कंपैरेटिव एनाटॉमी में हम औती की संरचना और जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ा जाता है। यहाँ हम बात करते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर की, जहाँ पर कि जो स्ट्रक्चर है या बनावट है वो समान होती है,
इन बोन्स के बारे में बात करें तो ये सभी में ह्यूमरस है, ये रेडियो अल्ना है और कार्पस मेटाकार्पस है, ये सभी में समान है, लेकिन इनके काम जो है वो अलग अलग हैं। जैसे ह्यूमन में जो हाथ होते हैं वो किसी चीज़ को पकड़ने में, कैट में ये फोरलिम्स चलने में, व्हेल्स में तैरने के लिए और बैट जो है उनमें उड़ने के लिए काम आते हैं। तो इनके फोरलिम की जो बनावट है या हड्डियों का जो प्रकार है उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो इवॉल्व हुआ है प्रिमिटिव टू एडवांस। ये है ओवल हॉर्स और ह्यूमन की आइज़, जिसमें कि ये जो निमेशक पटल है ये एक जैसी होती है, निक्टेटाइटिंग मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, ये सेमी ल्यूनर फोल्ड होता है यहाँ पर, इनमें भी इस तरह का फोल्ड है जो कि संरचना में समान होती है। इसी तरह से कुछ बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कुछ स्पीसीज़ का, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले जो पृथ्वी थी वो बिल्कुल एक थी, उसके पश्चात उनमें कुछ जो भूप्रपटी थी, भूप्रपटी में विभाजन हुआ जिससे 7 अलग अलग कॉन्टिनेंटल बन गए, महाद्वीप बन गए, और वो पानी के बहाव की वजह से वहाँ से सेपरेट हो गए। अब जो स्पीसीज़ जहाँ थी वहीं की वहीं रह गई, उनका डिस्ट्रीब्यूशन केवल वहीं, जैसे ये कंगारू है, ये हमें ऑस्ट्रेलिया में ही मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। तो ये बायोजियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज, मैनी रिलेटिव स्पीसीज अकर अक्रॉस द अर्थ, आइसोलेटेड एरिया, क्योंकि वहाँ से बिल्कुल आइसोलेटेड हो गया तो ये एक यूनिक स्पीसीज बन गई और वहीं पर ही ये जीवन यापन कर सकती है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ये पैसिफिक प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, और ये है अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। इस प्रकार से 7 प्लेटों में पानी के यहाँ समुद्री जो क्षेत्र है वो इसके अंदर वो करने से ये हिस्सों में बट गया। ये है भूपर्पटी, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के पानी या इस प्रकार के हस्तक्षेप की वजह से वहाँ पर विभाजन हो गया है। ये कुछ और स्पीसीज़ जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में ये फ्लाइंग स्क्वायरल मिलती है जो कि उड़ सकती है, और ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार की ग्लाइडर जो शुगर ग्लाइडर्स मिलती हैं, जो कि दिखने में या जो जिनका काम है वो समान है, लेकिन अब ये अलग अलग नामों से पहचानी या जानी जाती है। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जब हम देखते हैं कि डीएनए का जो सीक्वेंस है या प्रोटीन का सीक्वेंस होता है, क्लोरोप्लास्ट जो पौधों के अंदर उपस्थित होता है, उनका जो सीक्वेंस होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो सभी जीवों में समान होता है। और इस प्रकार से ये एक ट्री है जिसमें कि समानता बता रखी है, नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स दैट डिफर फ्रॉम ह्यूमन हीमोग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पर जो लैम्प्रे है, जैसे हम इनके मध्य कंपैरिजन देखें, ह्यूमन का जो प्रोटीन सीक्वेंस है, एमिनो एसिड का सीक्वेंस है, रिसस मंकी के बहुत पास है, और माउस जो है वो इसके पास है। तो ये इस प्रकार से जब हम अध्ययन करते हैं तो जो सीक्वेंस है प्रोटीन की वो इस मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डिफरेंट है, लेकिन मिलती जुलती सी सीक्वेंस है, लेकिन जो जिसके बहुत क्लोज है, जिसका इवोल्यूशन या उद्विकास जिसके थ्रू हुआ है, वो उसके पास है। सीक्वेंस रिसस मंकी से मिलती जुलती है ह्यूमन की, इसका मतलब इनका जो इवोल्यूशन है वो यहाँ से हुआ है, और ये मैमल है तो मैमल से रिसस मंकी। इस प्रकार से ये एक संरचना या एक ट्री है जिसमें कि हम एक ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं कि समान प्रकार के एमिनो एसिड जो कि ह्यूमन में है वही लैम्प्रे में भी है, लेकिन मोस्ट सिमिलैरिटी जो है वो रिसस मंकी से मिलती है। इसी तरह से लैम्प्रे की फ्रॉक से मिलती है। मिसकंसेप्शन ऑफ अबाउट इवोल्यूशन ये है कि इवोल्यूशन को केवल कुछ थ्योरीज है, लेकिन
ऐसा नहीं है। यहाँ पर इवोल्यूशन को प्रदर्शित करने के लिए काफ़ी सपोर्ट में कई साइंटिफिक एविडेंस है, और जो कि प्रदर्शित करता है कि इवोल्यूशन की जो क्रिया है बहुत धीरे क्रमगत, अ, बहुत प्रिमिटिव टाइप से बहुत एडवांस टाइप में हो रही है, और हम में भी इवोल्यूशन या उद्विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही है, क्योंकि पर्यावरण, जनसंख्या वृद्धि और इन सब के कारण हमारे बाहरी अपीयरेंस में नहीं तो कम से कम इंटरनली जो मेंटल लेवल है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो मिसकंसेप्शन ये गलत है कि ये बस एक थ्योरी है, और काफ़ी जो एविडेंसेस हैं वो प्रूव करते हैं कि इवोल्यूशन की प्रक्रिया रेगुलर लगातार होती चली जा रही है। थैंक यू।